गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रांतिक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो देखो क्रांतिक कोण क्या होता है कि सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है या समकोण होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी? सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे कैसे। बना लेंगे, मान लेते हैं एक पृष्ठ है। ठीक है, कोई तिरछा आपतित किरण बिंदु O पर आपतित होती। ठीक है, बिंदु O जो है आपतन बिंदु, इस पर एक अभिलंब खींच लेंगे। ठीक, ये अभिलंब हो गया। और ये आपतित किरण, आपतित किरण और ये आपतन बिंदु। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता था आपतन कोण होता। ठीक है, तो परिभाषा क्रांतिक कोण की क्या होगी कि जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश, मतलब कि क्रांतिक कोण क्या होता है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये आपतन कोण है। अगर ये किरण सीधे ऐसे चली जाए, इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण इस तरीके से चली गई, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो परिभाषा होती है कि सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो? 90 अंश। यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है वो क्या है? R है, जो भी क्या है 90 डिग्री बन गए। तो यही आपतन कोण क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण हो जाता है। मतलब I बराबर क्या हो जाता है? C हो जाता है। यही क्रांतिक कोण बन जाता है। आ जाएगा कि सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण होता है। अगर ये R 90 हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 हो जाता है, तो सघन माध्यम, ये पहला माध्यम अगर मान लेते हैं सघन और ये विरल, ठीक है, तो सघन माध्यम में जो I है आपतन कोण, यही क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण हो जाता है अगर R 90 हो जाता है। क्रांतिक कोण की घटना तभी संभव है जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्रांतिक कोण की घटना संभव नहीं है। तो ये क्रांतिक कोण है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान अधिक होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ऐसा कहेंगे
कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि जो संपूर्ण प्रकाश है वो परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, I is greater than C, तो प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, अर्थात प्रकाश किरण सघन से विरल में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो किस तरीके से चित्र बनेगा इसका? मानते हैं ये पृष्ठ है, जो पहला माध्यम है वो सघन है, जो दूसरा माध्यम है वो विरल है। ये मान लेते हैं कोई आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, ये कोई प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर तिरछा आपतित होती है। ये प्रकाश किरण सघन से विरल में न जाकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है और यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उसके कहने का मतलब है अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ये जो कोण है तो इस कोण के बराबर होगा, ये परावर्तन हो रहा है क्योंकि I बराबर R होगा। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या होता है कि प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, परावर्तन होता। मतलब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जब क्रांतिक कोण होता है तब तो प्रकाश किरण पृष्ठ के समांतर हो जाती है, और जब उससे अधिक हो जाएगा तो वो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस तरीके से I greater than C हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर ये शर्तें नहीं पूरी होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव नहीं है। तो पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त होती है कि प्रकाश का जो गमन है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम, अर्थात प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव नहीं। ठीक है, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी शर्त ये होती है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। उसके कहने का मतलब है कि I का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होगा। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए दो शर्तें संभव हैं। पहली की प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, दूसरी की आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक नहीं होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया होगा सबको कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो उसका अपवर्तन नहीं होता, अर्थात प्रकाश किरण सघन से विरल में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित करेंगे। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित करेंगे। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। देखो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध किस तरीके से स्थापित करेंगे। अपवर्तनांक को हम लोग N से प्रदर्शित करते हैं और क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो विरल माध्यम है उसको माध्यम 1 से प्रदर्शित करते हैं और जो सघन माध्यम है उसको माध्यम 2 से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालें, विरल माध्यम के सापेक्ष अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालें तो होगा 2n1, ठीक है, अर्थात n1/n2, 2n1 की संख्या n1/n2। तो स्नेल के नियम क्या होता है कि 2n1 बराबर sin i/sin, जहाँ i क्या होगा, आपतन कोण होगा, और r क्या होगा, क्रांतिक कोण, ठीक है। r का मान अगर 90 होता है तो यही आपतन कोण क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण बन जाता है, i बराबर c हो जाता है। कब, जब r का मान 90 होगा। तो क्या आ जाएगा, अगर मान लें कि यदि विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें, यदि विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से व्यक्त करें तो स्नेल के नियम से कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से, स्नेल के नियम से क्या जाएगा, 2n1 बराबर sin i/sin, ठीक है। यहाँ 2n1 क्या है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, ठीक है। जहाँ 2n1 क्या है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है। अब ये i क्रांतिक कोण कब हो, जहाँ i आपतन कोण है, ठीक। i बराबर c तब होगा जब r बराबर क्या होगा, 90 होगा। कहने का मतलब आपतन कोण क्रांतिक कोण कब होता है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, ठीक है। तो इसी में क्या करेंगे, i को c लिख देंगे और r बराबर क्या कर देंगे, 90 कर देंगे, तो आ जाएगा तथा 2n1 बराबर आ जाएगा sin i के स्थान पर रख देंगे c और sin r के स्थान पर रख देंगे 90, ठीक है। और sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये आ जाएगा 2n1 बराबर sin c, ठीक। या इसको अगर हम चेंज करना चाहें, ये पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, अगर हम कर दें क्या, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, वो हो जाएगा 1n2, चेंज करना चाहें 1n2 बराबर, ये भी पलट जाएगा, तो आ जाएगा 1/sin c, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1n2 बराबर 1/sin c। यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध आ जाएगा सबको। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध वो होता है 1n2 बराबर 1/sin c, जहाँ 1 जो है वो पहले माध्यम का दर्शित कर रहा है, जो 2 है वो दूसरे माध्यम का दर्शित कर रहा है। तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इस तरीके से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित करता है। इसके बाद क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं।
देखा होगा कि कभी कभी कांच अगर चटक जाता है, मतलब उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो कांच में पड़ी दरार का चमकना, अगर सूर्य का प्रकाश किसी चटके हुए कांच में पड़ता है तो वो चमकता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर कांच चटक जाता है, कोई प्रकाश किरण उस कांच से होकर गुजरती तो वो कांच चमकता, और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हीरे का चमकना, हीरा कभी चिकना नहीं होता है, वो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे कांच के टुकड़े जोड़े गए। ठीक है, हीरे का चमकना ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण चमकता है। जैसे पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना, अगर कोई पेपर वेट है उस पर वायु का बुलबुला डाला जा रहा है, वो भी क्या होगा, चमकता है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जैसे पानी का कोई बीकर है, उस पानी के बीकर में अगर कोई खाली परत नली कांच की डाली जाती है तो वो भी क्या होती है, चमकती है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो चमकती है। ऐसा होता क्यों? इसलिए होता है कि वहां पर जो आपतन कोण आई का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश वहां से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटने लगता है। इस कारण से वो चमकने लगता है। सभी घटनाओं में यही है। उसमें होता क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तब पूर्ण रूप से परावर्तित होता है, इस कारण वो चमकने लगता है। ये उसके अनुप्रयोग है। और भी है, जैसे कह सकते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका, देखा होगा गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में देखो तो झिलमिल झिलमिल सी धूप दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे आगे पानी। ये भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। देखा होगा कि सड़कों में जब दोपहर में कड़क धूप होती है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे सड़क पे पानी है, वो भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग हैं, तो लिख सकते हैं